गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग आज दिन में 10 बजे बात किए हुए थे कि आज शाम 7 बजे आकांक्षा का तैयारी हम लोग आकांक्षा परीक्षा के तैयारी के लिए हम लोग बात करेंगे। और आप थंबनेल में देखे हुए भी होंगे, मतलब दिन में भी हम लगाए हुए थे जैक आकांक्षा परीक्षा 2022। हम लोग ये जो स्टार्ट कर रहे हैं वह 30 दिन का क्रैश कोर्स है। हम लोग अब थोड़ा लेट से ही स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अब तो लास्ट डेट है कल फॉर्म फिलअप करने का। तो आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, लेकिन 30 दिन में अब होगा क्या, ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 30 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। काहे कि कल यदि लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का तो अभी भी 1 महीना लगेगा एग्ज़ाम होने में। तो तब तक हम लोग देखेंगे कितना कुछ क्या कर पाते हैं। तो आज इसी के क्रम में हम लोग आकांक्षा का जो मॉडल सेट, जैसा कि हम लोग बात किए हुए हैं यहाँ पर मॉडल सेट 1 का फिजिक्स, चूँकि आज पहला दिन है इसलिए भी डे 1 लिखा हुआ है, तो उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, बहुत सारा विद्यार्थी को ये पता नहीं है कि भाई मॉडल सेट आखिर कहाँ पर मिलता है या नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा हम बता देना चाहेंगे कि मॉडल सेट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मॉडल सेट आप झारखंड अधिविद्य परिषद के वेबसाइट पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, क्लास छठा से लेकर के छठा क्या मतलब अप टू क्लास 12 तक का बच्चा को जो है झारखंड अधिविद्य परिषद का वेबसाइट एकदम से रेगुलरली वॉच करते रहना चाहिए। क्योंकि सारा मॉडल सेट, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी फॉर्म फिलअप सब इसी वेबसाइट से आता है। तो हम बता देते हैं और कैसे डाउनलोड करते हैं, और उसी से हम लोग पहला जो है बात भी कर लेंगे, पहला चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र पे हम लोग आ सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे खोल लेते हैं गूगल क्रोम। ठीक है, यहाँ पे जरिए हम होम चले आए और गूगल क्रोम पर चले आते हैं। यहाँ पे आप गूगल क्रोम जब खोलिएगा तो झारखंड अधिविद्य परिषद, देखिए मेरा खुला हुआ है पहले से jac.jharkhand.gov.jac डाउनलोड, जो भी डाउनलोड नहीं, आप होम में जब खोलिएगा तो आपको इस तरह से नज़र आएगा, मतलब कुछ वेबसाइट आपको इस तरह से नज़र आएगा ऐसा। और इसमें बहुत सारा चीज़ है, होम एफिलिएशन सब का अलग अलग फंक्शन है। हालांकि हमारा काम तो है नहीं कि भैया कहाँ से बताएं, लेकिन आप देख लीजिए। देखिए, यहाँ से भी चल रहा है मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर आकांक्षा एंड मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आप इसको भी छू दीजिएगा तो आ जाएगा। लेकिन बेसिकली आपको यहाँ से आना चाहिए डाउनलोड्स पर। जब क्लिक कीजिएगा तो आपको बहुत सारा लिंक खुलेगा। यहाँ पे देखिए मॉडल क्वेश्चन, मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2022 का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम 2022 का ई मॉडल क्वेश्चन है। तो हमको इसी का बात करना है, मतलब आकांक्षा एंट्रेंस का ही हम लोग बात करेंगे। तो देख लेते हैं, खोल लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको एक डाउनलोड वाला आ जाएगा। देखिए ये पूछ रहा है, तो हमारा डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए पूछ रहा है। नहीं, यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो डायरेक्ट ही खुल जाएगा, मतलब डाउनलोड होकर के जो एप्लीकेशन है आप में डाउनलोड किया हुआ उसके सहायता से ही खुल जाएगा। जैसे देखिए मेरा खुल भी गया डाउनलोड होकर के। यही है आपका मॉडल सेट जो आप देख रहे हैं। नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन नहीं, आकांक्षा एग्जामिनेशन 2022 सेट 1। देखिए ई मॉडल सेटवा में ना क्या चीज़ है कि टोटल मतलब तीनों मॉडल सेट इसी में है, सेट 1, सेट 2, सेट 3। तो हम लोग जो आज बात करेंगे केवल फिजिक्स का बात करेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स सेट 1 में आप देखिए सबसे पहले जो मॉडल सेट है बहुत पन्ना का है। तो आप यदि देखिएगा तो ये लगभग 200 मतलब 200 के तकरीबन पेज का है ये अप्रॉक्सीमेटली का है। इसी में आपको फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी, फिर मैथ है, फिर बायोलॉजी है, इस तरह से 3-3 गो है। तो बहुत सारा पन्ना का है। तो हम लोग यदि हम बात करेंगे तो ये इसका बात कर रहे हैं, फिजिक्स का आज हम लोग बात कर लेंगे, फिजिक्स सेट 1 का। फिर कल बात करेंगे फिजिक्स सेट 2 का। ठीक है, फिर परसों बात करेंगे फिजिक्स सेट 3 का। तो तीनों क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम लोग आपका चैप्टर वाइज चलेंगे, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद वर्ण विक्षेपण, जितना भी आपका क्लास 10वां को है पहले उसको टच कर लेंगे। और कुछ कुछ चैप्टर जो कि 9वां में है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है उसको भी कवर अप करेंगे फिजिक्स विषय का।
ठीक है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बिना देरी किए हुए आगे चलते हैं, ठीक है, अपना फिजिक्स वाला सॉल्यूशन पर। और ध्यान से देखते जाइएगा। और आप लोग एगो क्या कीजिए, कॉपी कलम ले लीजिए और क्या बोल रहे हैं उसको ज़रूर लिखिएगा, है ना, ताकि आपके दिमाग में रहे। अब देखिए रट्टाफिकेशन करने से नहीं होगा कि मॉडल, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉडल स्टेट से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये एक आपको दिया कि भाई आपका क्वेश्चन जो है इससे आ सकता है, ठीक है। और चलिए देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए पहला ही क्वेश्चन है कि द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज ए, ओम के नियम का निरूपण करने वाला वक्र कैसा होता है। तो सबसे पहले आपको ओम का नियम जान लेना चाहिए। ओम का नियम कहता क्या है कि यदि हम किसी धारावाही या चालक को कोई उसका फिजिकल स्टेट को हम चेंज नहीं करें तो उस पर जो आरोपित विभवांतर होता है वह क्या, धारा के समानुपाती होता है। मतलब जितना जैसे जैसे विभवांतर उसमें आप लगाते जाइएगा धारा उसमें बढ़ते चला जाएगा। तो ये हमको पता है भी समानुपाती आई होता है। हम लोग पढ़े भी हैं, यदि भी और आई के बीच में आप एक ग्राफ खींचिएगा, ग्राफ का मतलब एक अक्ष में भी को दिखा दीजिए और एक अक्ष में आई को दिखा दीजिए, तो यह ग्राफ जो आता है स्ट्रेट लाइन आता है, मतलब सीधा आता है। तो द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज लीनियर, तो इसका पहला नंबर ही सही उत्तर हो जाएगा, रेखीय। अब कोसाइन फंक्शन नहीं होगा, पाराबोला भी नहीं होगा, हाइपरबोला भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक नंबर का पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है रे भाई। नेक्स्ट कहता है द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट इन ए क्लोज्ड सर्किट। मतलब एक क्लोज सर्किट में रेशियो जो है वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट, मतलब भी बटे आई का वैल्यू, ये तो ओम का ही नियम है, ये हमेशा क्या रहता है, तो कांस्टेंट रहता है, मतलब नियत रहता है। भी समानुपाती आई होता है, जब भी समानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आता है। तो यहाँ पे भी इक्वल्स टू नियतांक के रूप में आर लिखते हैं, ठीक है। तो आर इज इक्वल्स टू क्या चीज़, भी बटे आई, यहाँ पे आर एक नियतांक है तो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो देख लीजिए द रेशियो, तो डिक्रीजेज नहीं, रिमेंस इंक्रीजेज, ये रिमेंस कांस्टेंट, स्थिर रहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर का 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर। तीसरा नंबर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स, मतलब निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं ऊर्जा का स्रोत कौन कौन है रे भैया। तो जनरेटर है, हाँ है। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सोलर सेल, हाँ यह भी है, सौर ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है यह। तो यह भी क्या चीज़ है, एनर्जी सोर्स है। रियो स्टेट, यहाँ देखिए एक रियो स्टेट क्या है, एक रेसिस्टेंस है, वेरिएबल रेसिस्टेंस जिसको कहते हैं, यह एनर्जी सोर्स नहीं है। बैटरी, हाँ बैटरी भी एनर्जी सोर्स होता है, वह रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है कोई भी क्लोज सर्किट में, ताकि उससे धारा प्रवाहित होते रहे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का स्रोत का प्रकार नहीं है का उत्तर हो जाएगा रियो स्टेट, ठीक है। मतलब 3 नंबर का 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग देख लेते हैं, क्या चीज़ रे भाई, 4 नंबर जो है 3 रेसिस्टेंस विथ वैल्यूज ऑफ 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब 3 गो रेसिस्टेंस है, वह क्या चीज़ में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल बी, क्या होगा, तो ये बात हम लोग पढ़े हुए हैं कि यदि सीरीज में रहता है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, जैगो रहेगा उतना डॉट 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 हम कर दिए, ठीक है। और पैरेलल में समांतर क्रम में 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस और भी बहुत सारा जितना गो हो सकता है। तो मेरे पास कितना है, 3 गो है, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम का है। तो इसका वैल्यू रख दीजिए 1/R इज इक्वल्स टू 1/2 रख दीजिए प्लस 1/3 हो जाएगा प्लस 1/5 हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, इस सब का एलसीएम ले लीजिए, इधर बना देते हैं हम 1/R बराबर, ये तीनों का एलसीएम लीजिएगा, 2 तिया 6 पंचे 30 हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें भाग लग जाएगा 15 हो जाएगा प्लस
इसमें ये 10 हो जाएगा प्लस 5 6 यहाँ 6 हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 10 25 6 31 बटे 30 हो जाएगा। अब देखिए हमको तो वैल्यू निकालना है आर का, तो एक उलट देंगे, आर बराबर हो जाएगा 31 बटे 30 है ना, तो 30 बटे 31 और ये रेसिस्टेंस है इसलिए ओम हो जाएगा। तो देख लीजिए 31 बटे 30 ये हो जाएगा 30 बटे 31, 4 का 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ 5 नंबर क्या कहता है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का एसआई यूनिट वाट होता है, यह बात हमको पता है, हमको क्या आपको भी पता होगा, ये बहुत आसान सा बात है। ये आप इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं यदि आपको पता है, तो नहीं पता है तो वाट होता है जान लीजिए, 9वीं क्लास में ही ये चीज़ है, पावर का एसआई यूनिट वाट होता है। तो 5 नंबर का 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है 6 नंबर, चलिए 6 नंबर क्या कहता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉन, चार्जवा जब फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को यदि हम देखेंगे तो इसमें 3-4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब 6 का 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, द रेसिस्टेंस क्या कहता है भाई, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कोई भी चालक तार का प्रतिरोध क्या क्या बातों पर निर्भर करता है, उसके लंबाई पर। पहल का बात मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, मतलब जितना ज़्यादा लंबाइया होगा उतना ही उसका रेसिस्टेंस होगा। दूसर बात आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a के हैं या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a के हैं, मतलब आर व्युत्क्रमानुपाती a कह दें। ठीक है, और तीसरा बात क्या चीज़, ताप पर भी निर्भर करता है और चालक का पदार्थ पर भी निर्भर करता है। तो यह कह क्या रहा है, कंडक्टिंग वायर इज इन्वर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती क्या चीज़ का है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हिंदी में कहते हैं उसको, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ छेद का क्षेत्रफल जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल का, हाँ ठीक है, चलिए मिसप्रिंट नहीं है, अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल का पूरा लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, 8 नंबर क्या कहता है रे भाई, 8 नंबर इन कनकेव मिरर, कनकेव का मतलब होता है अवतल दर्पण। ठीक है, द साइज ऑफ द इमेज डिपेंड्स अपॉन इमेज फॉर्मेशन, ये कहाँ से पूछ दिया सवाल, इमेज फॉर्मेशन से। अवतल दर्पण में हम लोग देखते हैं 6 गो इमेज बनता है, कितना गो, 6 गो बनता है, याद रखिएगा। तो क्या चीज़ पर, मतलब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है। तो आप देखेंगे 6 स्थिति में जब अलग अलग पोजीशन में रखते हैं, जब इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है, जब सेंटर पे रखते हैं तो सेंटर पर और सेंटर पर ही बनता है। मतलब तीनों ही केस में आप देखिएगा, मतलब तीनों ही नहीं 6 केस में देखिएगा, 6 टोटल केस हो जाता है। तो 6 केस में वस्तुआ तो वही रहता है, लेकिन उसका पोजीशनमा यदि इंडे उंडे करने लगते हैं तब उसका इमेज का साइज किसी में बड़ा हो जाता है, किसी में बराबर हो जाता है, किसी में छोटा हो जाता है। तो अब इसका देखिए वस्तु के साइज पर तो नहीं का है, इमेज वस्तुआ तो वही रहेगा, वस्तु की स्थिति पर, हाँ ये सही उत्तर हो जाएगा, वस्तु की स्थिति पर ही निर्भर करता है उसका आकार, वस्तु के आकार पर नहीं। ये तो कोई मतलब जैसा जिस आकार का वस्तु रहेगा, जैसा साइज का मतलब शेप, यहाँ पे जो आप लिखा हुआ है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसा शेप रहेगा वैसा इमेज देगा, एरिया कवर्ड नहीं। तो इस 8 नंबर का 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, 9 नंबर। 9 नंबर क्या कहता है रे भाई, पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लासेस इज गिवन। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब होता है उत्तल लेंस, जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। उसका यदि आप फोकल लेंथ निकालिएगा, आवर्धन मैग्नीफाइंग पावर निकालिएगा, MP इज इक्वल्स टू होता है, एक्सप्रेशन है या लंबा चौड़ा, लंबा थोड़ा सा लंबा आ जाता है, हम लोग डिराइव किए हैं, 1 + D/F आ जाता है। तो जहाँ क्या चीज़ है, D इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो देख लीजिए F + D नहीं होगा, ये 1 + D/F ये सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, आवर्धन कांचों की शक्ति दिया जाता है। तो ये 1 + d/f द्वारा, d डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, f क्या है, फोकल लेंथ है उस लेंस का। चलिए नेक्स्ट नंबर है 10वां नंबर। 10वां नंबर क्या कहता है, इन ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड, आँख मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है। कहाँ पर तैयार होगा, कहता है रेटिना नहीं, मानव नेत्र में एक बात जान लीजिए, हम किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, आप हमको कैसे देख रहे हैं मालूम है, सही तरीका से आपका प्रतिबिंबाठ रेटिना पर बन रहा है, यह लिए आप हमको देख रहे हैं। वो रेटिना से आगे या पीछू बनेगा ना तो वो आँख पीड़ित कहा जाएगा कोई ना कोई दृष्टि दोष से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑन द रेटिना, ठीक है, ये सही 10 का 3 नंबर, रेटिना पर ही बनता है, तभी आप हमको देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर है 11 नंबर है, फॉर ए डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग का मतलब होता है वैसा लेंस जो कि इमेज रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर दे, मतलब इसको हिंदी में हम लोग ऐसा वाला डाइवर्ज, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अवतल लेंस कहेंगे, ठीक है। तो फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, चिन्ह परिपाटी में हम लोग पढ़े हुए हैं कि अवतल लेंस का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। और उत्तल का यदि हम बात करें इस लेंस का तो हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार इसका उत्तर जो है हमेशा ऋणात्मक हो जाएगा, सही उत्तर मतलब निगेटिव होता है। यदि कन्वर्जिंग लेंस रहता तो यहाँ पे पॉजिटिव होता। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बाय रफ सरफेस इज कॉल्ड, मतलब खुरदुरे सतहों से द्वारा परावर्तन कहलाता है। तो देखिए हम लोग जो परावर्तन पढ़ रहे हैं सिलेबस में, जो जनरली I=R होता है, वह समतल सरफेस में होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन यहाँ कहते हैं, और खुरदुरा से जो हो गया उसको इरेगुलर कहते हैं, मतलब अनियमित परावर्तन कहेंगे, ठीक है। परावर्तन तो होता है लेकिन वहाँ पे कुछ कुछ क्वांटिटीज जो है चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे केवल आपसे नाम पूछ रहा है, तो 12 का 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर है 13 नंबर। 13 नंबर में क्या कहता है भाई देख लेते हैं, क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन इज, एक ऐसा क्वांटिटी बताइए जो कि रिफ्रैक्शन के ड्यूरेशन में चेंज नहीं होता है। तो क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए, डायरेक्शन बदलता है, रिफ्रैक्शन का मतलब जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में, ये नॉर्मल हम बना दिए, अभिलंब, यदि ये इधर से इधर आ रहा है तो इसको जाना चाहिए था इधर, या तो ये इधर चल जाएगा या तो ये इधर चल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम की सघन से विरल जा रहा है, विरल से सघन जा रहा है, ये बात हमको पता है। तो ये तो नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज होता है। स्पीड भी बदलता है, ठीक है, क्योंकि दोनों माध्यम का वर्तनांक μ=c/b, ये बात हम लोग पढ़े हुए। फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है किसी भी तरंग का, लाइट का यदि हम बात करें तो एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जब भी वो ट्रेवल करेगा तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, इवन वेवलेंथ भी बदलता है, मतलब तरंग दैर्घ्य भी बदलता है। तो 13 नंबर का 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा, आवृत्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, 14 नंबर हो जाएगा, कहता है इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप जानते हैं क्या होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी का ही आवर्धित रूप है, बहुत छोटा छोटा चीज़ को हम लोग देख सकते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से। वो पैथोलॉजी वाला सब जो है ना, इस सब का इस्तेमाल करता है जांच रिपोर्ट करने में, और भी बहुत सारा इसका इस्तेमाल करता है। तो कह क्या रहा है, नेत्रिका की तरफ, इसमें 2 लेंस होता है, जो आँख के तरफ लेंस रहता है उसको नेत्रिका लेंस कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की तरफ लेंस रहता है उसको ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। तो क्या कह रहा है, नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस, आँख के पास जो ऑब्जेक्टिव एज कंपेयर टू आई पीस, हिंदी में थोड़ा दिक्कत है हमको, आई पीस जो है ऑब्जेक्टिव लेंस हैज निगेटिव फोकल लेंथ, निगेटिव तो नहीं होगा, पहले एक एक ऑप्शन देख लीजिए, निगेटिव नहीं होता क्योंकि दोनों ही उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। 0 फोकल लेंथ नहीं, ये नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस जो हुआ ना आपका, ऑब्जेक्ट की तरफ जो होता है वह छोटा होता है, उसका फोकल लेंथ, ये स्मॉल फोकल लेंथ, ये सही होगा, ये सही होता है। और यही चीज़ दूरदर्शी यदि रहता तो वहाँ पे लार्ज फोकल लेंथ हो जाता, ठीक है। लेकिन इस 14 नंबर का 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं,
15 नंबर, 15 नंबर का क्या कहना है भाई, वन ऑफ द एंगल ऑफ राइट एंगल प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, तो एक ऐसा समांगी माध्यम होता है जो कि लाइट को डिस्पर्स कर देता है, मतलब वाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर में डिस्पर्स कर देता है। तो ये भी बहुत तरह का होता है, इक्विलेटरल प्रिज्म होता है, समको मतलब समबाहु प्रिज्म जिसको कहते हैं, राइट एंगल प्रिज्म। राइट एंगल प्रिज्म का मतलब एक ऐसा प्रिज्म जिसका एटलीस्ट एक एंगल जो हो 90 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल प्रिज्म होता है। ठीक है, अभी देखिए समकोण प्रिज्म का एक कोण 90 डिग्री, 15 का 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ ये नहीं, ये तो 16 नंबर है, इसका सही उत्तर 90 डिग्री हो जाएगा, वन ऑफ द एंगल। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या कहता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय लेंस रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू। ये बात हम लोग पढ़े हुए हैं कि प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के बाद प्रकाश मतलब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसको हम लोग फोकस कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। तो फोकल पॉइंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर का भी डेफिनेशन तो हमको पता है, तो 16 का 3 नंबर पता है, वर्टेक्स भी नहीं कहते हैं, कोर भी नहीं कहते हैं, मतलब फोकस बिंदु द्वारा। ठीक है, पासेस थ्रू कहाँ से, फोकस बिंदु। 16 का 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर क्या कहता है रे भाई, कहता है कि इफ़ द पावर ऑफ लेंस इज 2 डायोप्टर, ठीक है, देन इट्स फोकल लेंथ। हमको पता है, क्या पता है, पावर इज इक्वल्स टू 1/f। एफ माना फोकस दूरी, लेकिन क्या चीज़ में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, तो ऑलरेडी SI यूनिट में दिया हुआ है डायोप्टर, तो F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/p, तो इज इक्वल्स टू 1/पावर तो आपको दिया हुआ है कितना, 2 इज इक्वल्स टू 0.5, आधा मतलब इतना मीटर। चूँकि ये फोकस दूरी है, फोकस दूरी का SI यूनिट मीटर होता है, तो 0.5 मीटर। देखिए यहाँ जो नहीं गलती है, पर मीटर मिसप्रिंट हो गया, क्योंकि सभे में है यही चीज़। ठीक है, ये 17 का 1 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ये गलत मतलब यहाँ पर फोकल लेंथ का SI यूनिट क्या होता है, ध्यान रखिएगा, मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर। हमको पता है क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, या साइन आई बटे साइन आर जो होता है वह किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दोसरका मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू पहलका मीडियम। दोसरका मीडियम जेकरा में प्रकाश जा रहा है, अब पहलका मीडियम जेकरा से प्रकाश, ये बात पता है। और इसी लॉ को हम लोग स्नेल्स का लॉ कहते हैं। ठीक है, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं हम लोग। तो देख लीजिए, न्यूटन्स लॉ नहीं, ग्रेविटेशनल लॉ नहीं, ये स्नेल्स लॉ। 18 का 4 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, स्नेल का नियम। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं। 19 नंबर क्या है रे भाई, रेनबो आर फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट रिफ्लेक्ट्स थ्रू। रेनबो हमको पता है, हम लोग पढ़े हुए भी हैं कि रेनबो कब और कहाँ कैसे किस तरह से फॉर्म होता है। जब वर्षा के बाद आप देखिएगा, सन अपने आप को सन को पीछे तरफ खड़ा करके, तो रेन ड्रॉप सब जो है बहुत सारा लटका हुआ रहता है। ठीक है, और वो रेन ड्रॉप से प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होता है। उसके बाद हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो कहता क्या है, इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य प्रकाश परावर्तित होता है। अच्छा, कहाँ से, कहने का मतलब हुआ कोहरा से नहीं होगा, लाखों वर्षा, एकदम से ये सही बात हो गया, बादल से नहीं, कुहासा से। कहाँ से, हमेशा कुहासा रहेगा, खाली ठंडे दिन में कुहासा होता है। तो ये लाखों वर्षा बिंदुओं से जब परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है, तो जा करके आपका रेनबो फॉर्म होता है, इंद्रधनुष। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है, द SI यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, क्या है, देख लीजिए, म्यू इज इक्वल्स टू, हम लोग पढ़े हैं, C/V, मतलब द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पेस, या फिर एयर जिसको बोलते हैं, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, उसको हम लोग म्यू बोलते हैं। तो स्पीड है दोनों, इसका भी मीटर पर सेकेंड होता है, SI यूनिट इसका भी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। ये दोनों कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, यूनिट लेस हो गया। क्या चीज़, यूनिट लेस हो गया। ठीक है, मतलब विमाहीन, मतलब विमाहीन भी होता है और मात्रकहीन भी हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर नो यूनिट, 4 नंबर सही उत्तर हो जाएगा।
इसका सही उत्तर 4 नंबर हो जाएगा, कोई इकाई नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं, 21 नंबर। कहता क्या चीज़ है रे भाई, कहता है इन द गिवन डायग्राम, अच्छा यहाँ पे एक फोटो दिया हुआ है, ठीक है। द रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन ए ग्लास स्लैब, अच्छा ठीक है। अच्छा ये PQRS जो आप देख रहे हैं यह ग्लास का स्लैब है और इसमें नॉर्मली, अच्छा परपेंडिकुलर रूप से गिर रहा है, मतलब ऐसे है ग्लास, मतलब ग्लास का मतलब शीशा, और इस पर ऐसे है। तो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, अच्छा रिफ्रैक्शन क्या होता है देख लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक नॉर्मल हो गया, ठीक है, और यदि प्रकाश इधर से इधर आ रहा है, इसको जाना चाहिए था इधर, ठीक है, या तो उधर जाएगा या तो इधर आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन मीडियम से कौन मीडियम में जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है कि विरल से सघन में जा रहा है। यहाँ पे हम बात किए हुए हैं सघन से विरल में जा रहा है, इसलिए विलंब से दूर भाग गया। तो होता क्या है, नॉर्मल और इसके आई के बीच का एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और अपवर्तन कोण पूछ रहा है कि कितना होगा, 90 डिग्री, मतलब ये आई है एक्चुअली में, मतलब अब देखिए जब 90 डिग्री आ गया एकदम, ये नॉर्मल यदि ड्रॉ कीजिएगा तो एकदम सीधा सीधा पड़ रहा है। इस सिचुएशन में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर यदि अभिलंब खींचिएगा तो इधर आएगा, ये सीधे सीधी पार हो जाएगा, क्या चीज़ सीधा सीधे पार हो जाएगा, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा है नॉर्मल के डायरेक्शन में ही एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बन जाएगा 0 डिग्री, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। इसका सही उत्तर होगा, कहाँ है 21 का 1 नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 90 नहीं, 60 नहीं, 45 भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं, 22 नंबर। 22 नंबर का क्या कहता है, द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। पावर इजक्वल्स टू भी बात किए थे, पावर इजक्वल्स टू 1/f, लेकिन f क्या चीज़ में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, इन मीटर, ठीक है। तो पावर पूछ रहा है 1/, इसको 20 सेंटीमीटर है, तो f यदि निकालिएगा तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देते हैं, f बराबर इतना, ये और ये कट गया तो कितना बच गया, 0.2 हो गया, मतलब 0.2 मीटर हो गया। ये हो गया 0.2 और इसको उड़ा दीजिएगा 0, ये और ये कट गया 5 = 5, और ये पावर है तो इसलिए डाईऑप्टर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान एक चीज़ और भी, उत्तल लेंस का पावर हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। चूँकि उत्तल लेंस है, इसके जगह अवतल लेंस रहता तो क्या होता, निगेटिव होता। तो ये +5 डाईऑप्टर, तो ये हो जाएगा, ये 22 का 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर बात करते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र सही है। अच्छा चारों को जगह गौर से देखिए, अच्छा चारों का चारों क्या चीज़ है, उत्तल लेंस है, ठीक है। उत्तल लेंस में समानांतर आ रहा है, यहाँ भी समानांतर आ रहा है, यहाँ भी, ये दोनों एक कॉमन पॉइंट जिसको कि फोकस कहा गया उससे गुजर रहा है, यही चित्रवा सही है। अब देखिए ई काहे नहीं सही है, हमको पहला नज़र में ये लग गया, अब इसको भी और सबको भी चेक कर लीजिए, ये काहे सही नहीं है, ये तो हो ये नहीं सकता है, यह डाइवर्जिंग लेंस नहीं हो सकता, यह कन्वर्जिंग लेंस है, ये बाहर भाग गया है, मैंने अवतल लेंस का कहानी बता दिया है जो कि गलत है यह, है ना। यहाँ पे देखिए ये एक पैरेलल आया और फोकस से गुजरा, और ये बिना पैरेलल अइले फोकस से गुजर रहा है, तो नहीं। पैरेलल जब आएगा जो रे मुख्य अक्ष का समानांतर, वही किरण मना वही फोकस से गुजरेगा, इधर आने के बाद यह पैरेलल नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। और यहाँ देखिए पैरेलल तो आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, एगो फोकस से मान लेते हैं गुजर रहा है, लेकिन दूसरा का फोकस से नहीं गुजरती, यो आपका गलत है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश का किरण आता है तो अपवर्तन या परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से ही गुजरता है, तो इसका 23 का 1 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 24 नंबर हम लोग बात कर लेते हैं। 24 नंबर क्या कहता है रे भाई, कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। सबसे पहले सोलेनॉइड जान लीजिए कि सोलेनॉइड क्या होता है, मतलब इसको परिनालिका कहते हैं, हिंदी में परिनालिका। एगो आप लोहा का कोर ले लीजिए, मतलब लोहा आप रेक्टेंगल भी ले सकते हैं और सर्कुलर भी ले सकते हैं। इसमें यदि इंसुलेटेड तांबा का तार को बार बार लपेट दिया जाए और इसमें से यदि आप धारा प्रवाहित करते हैं तो यह ऐसे एक्चुअली जनरली यह अरेंजमेंट का ही नाम क्या चीज़ हो गया, सोलेनॉइड हो गया।
और जब इसमें धारा प्रवाहित कर दिएगा तो यह मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो इसके वजह से यदि आप एक्सप्रेशन निकालिएगा, एक्सप्रेशन मतलब फार्मूला निकालिएगा, तो B इज टू क्या हो जाता है, म्यू नॉट NI हो जाता है। तो म्यू नॉट अब ये क्लास 12th का है, ये चीज़ें जो है क्लास 12th का है, ठीक है। म्यू नॉट परमिएबिलिटी है, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड I इज द करंट। तो इनसाइड कह रहा है, तो इनसाइड 0 नहीं होगा, डिक्रीजेज एज विल मूव टुवर्ड्स इट्स एंड। अच्छा, यहाँ पे इनसाइड जो होता है ना, ये कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, यह कांस्टेंट, यदि धारा इसमें कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहा है तो इसमें कांस्टेंट रहेगा। इंक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स इन, नहीं, ये भी नहीं होगा। इज सेम एज एट ऑल पॉइंट, ये एकदम सही बात है। 24 का 4 नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर बात हो जाएगा 25 नंबर। 25 नंबर कहता है रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल बिकॉज, अच्छा 4 गो, कलर ऑफ ब्लड इज रेड, नहीं, ऐसा थोड़े है। एनिमल कैन आइडेंटिफाई रेड, नहीं, तो क्या बुल्लू ने आइडेंटिफाई करेगा, बहुत कोई कलर आइडेंटिफाई करता है, तो ऐसा नहीं होगा। रेड लाइट डिस्पर्स्ड लेस, हाँ ये सही बात है, बता दे रहे हैं काहे सही बात है। रेड इज द सिंबल ऑफ डेंजर, हाँ ये सही है, लेकिन एक्चुअली इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है क्वेश्चन के अनुसार। होता क्या है, पर लाल ट्रैफिक संकेतों में हिंदी में देख लीजिए, ये सही उत्तर हो जाएगा। लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है, जिस लाल रंग का जो वेवलेंथ है वह सबसे अधिक होता है। जिस रंग का मतलब जिसका जितना वेवलेंथ ज़्यादा उसका डिस्पर्सन कम। डिस्पर्सन कम का मतलब क्या, अपवर्तन के बाद जो है वह इधर उधर छिटकेगा कम। तो लाल रंग कम छिटकता है, मतलब उसको हम लोग भौतिकी के भाषा में कहते हैं प्रकीर्णित होना, प्रकीर्णित कम होता है। तो जिसके वजह से दूरों से जो है आदमी देख लेता है कि हाँ ललका कलर है ना। सबसे ज़्यादा वॉयलेट का होता है, ठीक है, बैगनी रंग का। तो प्रकीर्णित कम होता है, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल में धक्का उखड़ने लगे, इसलिए करके लाल रंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, है ना। खतरा का चिन्ह के लिए भी यही वजह हम लोग बताते हैं कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर है आपका मिराज। मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिराज किसका एग्जाम्पल है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन तो होता है लेकिन एक्चुअली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका उदाहरण है TIR। मिराज क्या मतलब, मरीचिका बोलते हैं, मृग मरीचिका। अभी गर्मी का दिन है, आप अभी रोडवा में निकलिएगा 12 बजे या 1 बजे दोपहरिया में, तो थोड़ा दूर में तनको लगेगा कि पानी पानी हो गया रोड में, काहे इस फिनोमेनन, क्योंकि बार बार लाइट जो आना चाह रहा है ऊपर वह TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर के पानी पानी नज़र आता है। और ऐसे भी आप कोई नदिया किनारे चल जाइए, बलवा में देखिएगा एकदम पूरा गर्मी उल्टा, मतलब पेड़ सब जो है ना उल्टा नज़र आता है, ठीक है। तो वो मिराज है, तो वह किसके वजह से होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से होता है। तो 26 का 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और भी देख लीजिए, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल नहीं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये भी नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 26, ये उसी को हिंदी में है यह बात। 27 नंबर देख लेते हैं। 27 नंबर क्या कहता है रे भाई, ए स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है मतलब आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसका कारण है क्या चीज़, तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन जो हुआ, नहीं प्रकाश का परावर्तन, ये सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर कैसे होता है, तो देख लीजिए, हम लोग रहते हैं अर्थ सरफेस में, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर में हमको पता है वायुमंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर, बहुत सारा स्फीयर मतलब बहुत सारा लेयर्स है, और स्टार जो होता है सबसे ऊपर और भी बहुत दूर में होता है। तो जब यह एक परत से दूसरा परत में आता है, इसका अपवर्तन हो जाता है, ये इधर चला गया, या हो सकता है थोड़ा उधर चला गया, ये इधर हल्का चलाया, इधर लगातार इधर उधर करते हुए हमारे आँख तक पहुँचता है। और वायुमंडल चूँकि मोबाइल है, मोबाइल का मतलब क्या है, चलन गतिमान है, तो जिसके वजह से हमको तारा का पोजीशन एक जगह नहीं नज़र आता है, ऐसा लगता है कि टिमटिमा रहा होता है, वास्तव में टिमटिमाता नहीं है। तो इसका घटना का कारण जो है वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है।
चलिए नेक्स्ट नंबर 28 नंबर हम लोग बात कर लेते हैं। 28 नंबर क्या कहता है, तो कहता है द इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, व्हाट शुड बी द पोजिशन। देखिए ये चीज़ जो है ना, ये हिंदी में कनकेव मिरर में ये जो आप देख रहे हैं, मतलब अवतल दर्पण में 6 गो बनता है। 6 गो में छठा केस हम लोग बात किए हुए हैं, कब बनता है, एक ही हर 5 गो केस में, शुरू का 5 गो केस जो है रियल इमेज बनता है, छठा केस में ही केवल कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। कब, जब यह ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में होता है। इसमें इस सिचुएशन में होता क्या है, यह ऑब्जेक्ट रख दीजिए, यहाँ से पैरेलल आया, फोकस से गुजर गया और दूसरा किरण यहाँ पे आया और इधर। जिंदगी में ये कभी नहीं मिलेगा, है ना। पीछे बढ़ाने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये कुछ दूर में जा कर के यहाँ पे मिल जाता है, डॉटेड लाइन से मिलता है एक्चुअली यहाँ पर ऐसा। तो देखिए वस्तु से यह बड़ा बनता है, इमेज जो है बड़ा बन गया, ठीक, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। तो किस स्थिति में, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, सेंटर तो इधर हो गया, यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बात भी नहीं होगा, ठीक है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बात भी नहीं, ये बात भी नहीं। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल, एकदम ये 4 नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं। इसको हिंदी में भी आप देख सकते हैं, हिंदी में क्या हो जाएगा इसका 4 नंबर, दर्पण का ध्रुव होता है मुख्य फोकस के बीच में। 29 नंबर क्या कहता है भाई, 29 नंबर है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट द मिरर इज लाइकली टू बी, मतलब कितना भी खड़ा हो, कितना दूरी पर ही खड़ा हो, और यह कैसा हो सकता है। तो देखिए अवतल तो नहीं होगा, अब ये देखिए हम लोग तुरंत उल्टा बनता है 5 गो केस में, अवतल का कहानी खत्म है। उत्तल बना जो होगा उत्तल होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये उत्तल लेंस है ना, इसको कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, इसके सामने में यहीं पर रख दीजिए, मैंने चलिए इसको और बढ़ा दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ से आया, इसको बढ़ा दीजिएगा तो इस ऐसा लगेगा कि यह फोकस से गुजर रहा है। दूसरा कोई किरण बनने के लिए इधर से आना है, इधर से चला जाना है। इसको पीछे जब बढ़ाइएगा तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये तो फोकस से गुजरेगा और ये सेंटर से गुजरेगा। यहाँ पर हमेशा क्या चीज़, सीधा प्रतिबिंब ही बनेगा, किधरों रख दीजिए, ठीक है। तो अवतल उत्तल दर्पण तो होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ समतल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गया, 2 गो इसका उत्तर हो जाएगा, प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स, आयतर, प्लेन, ये चीज़ 4 का 29 का 4 नंबर सही उत्तर हो जाएगा, या तो समतल या तो अवतल होगा, ठीक है। ये दर्पण से आप जितना भी दूर खड़ा हो जाइए, प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई, दर्पण का कौन होने की संभावना है, समतल यानी तो अवतल होने की संभावना हो सकती है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्या कहता है रे भाई कि इन ए प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक मोटर कॉइल इज कॉल्ड, आर्मेचर कहा जाता है उसको। देखिए फर्स्ट नंबर में ये सब चीज़ ना बहुत कॉमन सा बात है जो आपको पता है, ठीक है, फिर भी अब मॉडल सेट में दिया है और हल करवा रहे हैं तो जान लीजिए आर्मेचर कहा जाता है। चलिए इसको हम हटाते हैं। नेक्स्ट 31 नंबर बात करते हैं। 31 नंबर क्या चीज़ है, 31 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज वाइल इट्स मूव फ्रीली इन ए मैग्नेटिक। देखिए प्रोटॉन क्या चीज़ है ना, प्रोटॉन एक प्रकार का चार्ज और इस पर चार्ज होता है, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है प्रोटॉन पर चार्ज का मात्रा। तो जब यह कहता है प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तित हो सकता है जब यह चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता है, क्या परिवर्तित हो सकता है। तो देखिए मास इन्वेरिएंट होता है, उसका मास नहीं बदलता है, ठीक है। तो ये मास तो होगा नहीं। स्पीड नहीं बदलता है, स्पीड चूँकि कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी बदलता है, ध्यान दीजिएगा क्या चीज़, वेलोसिटी बदलता है क्योंकि प्रोटॉन पर फोर्स लगेगा। F = कितना EV B साइन थीटा होगा, डिपेंड करेगा थीटा पर भी कि किस एंगल से वह एंट्री किया है उस मैग्नेटिक फील्ड में। तो वेलोसिटी जब बदलेगा तो मोमेंटम भी बदल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ सही उत्तर होगा, नन ऑफ दीज नहीं।
तो 31 का 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं। 32 नंबर कहता है, क्या कहता है रे भाई, द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से विद्युत क्षेत्र का उत्सर्जन हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ये बात हमको पता है। तो द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, नहीं ये तो चार्जिंग तो नहीं ना होगा प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू ए कॉइल, प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू द, नहीं, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट, ये सही होगा। इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, ये सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर जो होगा ना, इसका देख लीजिए, इसको हिंदी में भी देख लीजिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो क्रिया होगा, मतलब परिघटना है, वह किसी विद्युत को आवेशित करने की प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। किसी कुंडली के आर पार विद्युत प्रवाहित होने के फलस्वरूप चुंबकीय क्षेत्र की प्रक्रिया, ये भी नहीं है। चुंबक तथा कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। यहाँ पे विद्युत वाहक बल का उत्पादन करना है। किसी मोटर में कुंडली की घूर्णन की प्रक्रिया, हाँ ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं। तो इसका 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोगों के पास है 33 नंबर। 33 नंबर कहता क्या है रे भाई, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग करंट इज कॉल्ड ए, जनरेटर, हाँ ये तो जनरेटर का करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है ना जो कि कोई विद्युत परिपथ में बहुत कम अमाउंट ऑफ धारा को मेजर करता है, तो ये तो नहीं होगा। एमीटर नहीं होगा, ये थोड़ा ज़्यादा धारा को नापता है, ज़्यादा वाला वैल्यू के धारा को मेजर करता है। मोटर नहीं, यह क्या करता है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली, विद्युत धारा लेने वाला उपकरण। 33 का सी ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जनित्र। 34 नंबर देख लीजिए। 34 नंबर क्या कहता है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब उसको बोलते हैं हम लोग अतिभारण हिंदी में, सॉरी लघुपतन, हिंदी थोड़ा लघुपतन के समय परिपथ में ओवरलोड हो को हम लोग अतिभारण, एटलीस्ट करंट इन द सर्किट क्या होता है, वास्तविक रूप से घटती है, नहीं, जब घटने बढ़ने का बात होगा ना, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव निगेटिव को मिल जाना। मिल जाने का मतलब करंट लोड ज़्यादा बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा, भारी रूप से कोई परिवर्तन नहीं होता है, भारी रूप से बढ़ जाती है, नहीं ये सही उत्तर हो जाएगा। भारी रूप से बढ़ती है, सतत रूप से परिवर्तित होती है, ये नहीं होगा। तो 34 का 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर का क्या कहता है भाई, पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज टू। मायोपिया का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है, निकट का वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता है, उसके लिए डाइवर्जिंग मिरर चाहिए रे भाई। तो डाइवर्जिंग का मतलब कौन सा, मिरर नहीं लेंस चाहिए, हम गलती बोले। डाइवर्जिंग लेंस मतलब अवतल, उसको हिंदी में बोलते हैं अवतल लेंस चाहिए होता है। तो ये कन्वेक्स, यहाँ पे देखिए कनकेव लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग करने के लिए सलाह दे दीजिए तो उसको दिखने लगेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। 36 नंबर क्या कहता है कि ए रेसिस्टर हैविंग रेसिस्टेंस 6.2 ओम। अच्छा देखिए न्यूमेरिकल बुझा रहा है, न्यूमेरिकल है, आर बराबर कितना है 6.2 ओम है, कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, वोल्टेज भी दिया हुआ है यहाँ पे, ईएमएफ उसका 5 वोल्ट, बाय मीन्स ऑफ ए वायर ऑफ नेगोशिएबल रेसिस्टेंस, ठीक है, नहीं है। द करंट एट दैट पासेस थ्रू द रेसिस्टर, अच्छा करंट भी दिया हुआ है, I इज इक्वल्स टू 0.4 एम्पियर दिया हुआ है। द टोटल पावर, पावर पूछ रहा है, पावर इज इक्वल्स टू वाट, ठीक है। तो पावर का फार्मूला हमको पता है, पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई हो गया, ठीक है। तो V इंटू आई, ये जो आर दिया नेगोशिएबल, ठगने के लिए खाली दे दिया, कन्फ्यूजन करने के लिए। तो V बराबर कितना है आपको देख लीजिए, 5 गुना I का वैल्यू 0.4 हो गया, इसको उड़ा दीजिए, यहाँ पे 10, ये 5 दूना 2 दूना, ये पावर 2 और पावर है तो वाट हो जाएगा, 2 वाट हो जाएगा,
देखिए फर्स्ट नंबर 36 का 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 37 नंबर। 37 नंबर कहता क्या चीज़ है कि तापक्रम बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। हम लोग शुरू में भी बात किए कि प्रतिरोध जो है 3-4 बात पर निर्भर करता है, लंबाई पर, आपका तापक्रम पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर और मटेरियल पर भी निर्भर करता है। तो ये बढ़ता है ना, तापक्रम बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। 38 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 38 नंबर क्या कहता है, एज कम्पेयर टू शॉर्ट वायर्स लॉन्ग वायर्स हैव, छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में होता है अधिक प्रतिरोध। कोई प्रतिरोध नहीं, अधिक प्रतिरोध, एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 का 1 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। बोले का है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, हम लोग पढ़े हैं ना, तो जितना लंबाई ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध भी उतने अधिक होगा। तो प्रतिरोध उतने अधिक हो गया तो अधिक प्रतिरोध हो जाएगा, लंबाई बढ़ते चल जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ते चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर है 39 नंबर। 39 नंबर क्या कहता है, करंट प्रोड्यूस्ड बाय एसी जनरेटर इज अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब ये देख लीजिए कैसे, एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट ही, ठीक है। धारा जो है ना, विद्युत धारा, करंट का मतलब धारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा और दूसरा होता है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा फिर 2 तरह का होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल डीसी और स्टेडी डीसी, मतलब नियत दिष्ट धारा और परिवर्तित दिष्ट धारा। तो अल्टरनेटिंग का मतलब क्या हो जाता है कि इसका यदि आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिएगा तो एक बार यह पॉजिटिव होता है और एक बार यह निगेटिव होता है, हाफ साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल में निगेटिव। तो ये जो जनरेटर है ना, जनरेटर वह अल्टरनेटिंग ही होता है, एक बार पॉजिटिव देता है एक बार निगेटिव देता है, क्योंकि डायनेमो जो है एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमता है इसलिए। तो इसका सही उत्तर प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, क्या कहता है भाई, ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पासेस थ्रू अर्थ वायर्स, अर्थ वायर्स मतलब भू संपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने पर धारा बहती है। मतलब भू संपर्क धारा बहने का क्या मतलब हो गया, धारा किसी से ज़्यादा बह रहा है तो इसका मतलब साफ है कि उस तार में जो है रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। रेसिस्टेंस कम होने की वजह से धारा अधिक बहने स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ देखिए वेरी लो रेसिस्टेंस, फर्स्ट नंबर 40 का 1 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। वेरी हाई रेसिस्टेंस नहीं, हाई फ्रीक्वेंसी नहीं, लो फ्रीक्वेंसी नहीं, ठीक है। तो ये 40 वो इसका 40 का 1 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज जो है, आज 29 मई है 2022, आज ये पहला क्लास था फिजिक्स का। कल मतलब पहला क्लास का मतलब पहले हम सेट कंप्लीट करवा देंगे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 सेट 1 सेट 2 और सेट 3। उसके बाद जो है हम लोग एक एक चैप्टर पर आ जाएंगे। प्रकाश का परावर्तन से जितना टाइप का न्यूमेरिकल है वो देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन से जितना टाइप का न्यूमेरिकल है वो देखेंगे, एवं प्रकार से जितना भी चैप्टर है अलग अलग दिन हम लोग बात करेंगे कि उससे इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन कितना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और अपने दोस्तों, मित्रों, सहयोगियों, सहपाठियों को ज़रूर इस वीडियो को शेयर करने के लिए बोलिए जो आकांक्षा का एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो करना ही है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।